वेलकम है आपका स्टडी लॉ में। आज हम डिस्कस करेंगे बीए एलएलबी सेकंड सेमेस्टर पेपर कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। 2025 में यह पेपर हुआ था। इसका पहला क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति की संविदा से आप क्या समझते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड सेमेस्टर एक्ट 1930 का पेपर है। ये सेकंड भाग है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का। आज हम इसको पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सबको समझाऊंगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्षतिपूर्ति। तो चलिए देखते हैं क्षतिपूर्ति है क्या। पहले आता है पक्षकार। क्षतिपूर्ति धारी वह व्यक्ति है जिसे वचन दिया जाता है और जिसकी हानि से रक्षा होती है। क्षतिपूर्तिकर्ता वह व्यक्ति हानि होने पर उसकी पूर्ति का वचन देता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को स्वाभाविक नुकसान से बचाना और हुई वास्तविक क्षति की भरपाई कराना है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को अपनी कार का किराया देते हैं। वह कार चालक के किसी भी दुर्घटना के लिए आपको क्षतिपूर्ति करने का वादा करता है तो यह एक क्षतिपूर्ति की संविदा है। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति संविदा और प्रतिभूति संविदा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्ययन में वर्णित है। क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार। क्षतिपूर्तिधारी को उस स्थिति में वास्तविक क्षति की पूर्ति करने का अधिकार होता है, ना कि किसी निश्चित अनुबंध राशि का। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए ए है, ठीक है ना, और बी है और सी है। अब ए क्या करता है, बी की क्षति करता है, ठीक है ना। ए क्या करता है, बी की क्षति करता है। तो बी इसको देने के लिए बाध्य है और यदि बी नहीं देता है तो वो कार्रवाई कर सकता है, ठीक है ना। और एक और देख लेते हैं। अब मान लीजिए ए की क्षति हुई है जो कि है बी ने, तो इसकी क्षति पूर्ति करने का वादा सी करता है कि यदि बी नहीं देगा तो मैं दे दूँगा, ठीक है ना। तो बी नहीं देता है तो ए किससे वसूल करेगा, सी से। इसे ही कहते हैं क्षतिपूर्ति। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रतिभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं। बाकी का आगे आप देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको पूरा आंसर चाहिए तो मैं आपको पूरे आंसर की वीडियो बना के दे दूँगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिभूति की संविदा से आप क्या समझते हैं। प्रतिभूति की संविदा एक प्रकार का कानूनी अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति प्रतिभू या गारंटर यह वादा करता है कि यदि मूल श्रेणी कर्जदार अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है तो वह मूल श्रेणी के स्थान पर अपने दायित्वों को पूरा करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य लेनदार ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि ऋण उधार या माल की खरीदार सुरक्षित रहे। इस अनुबंध में 3 पक्ष होते हैं: प्रतिभू, गारंटर, मूल श्रेणी डिफॉल्टर और लेनदार, ठीक है। अभी हम समझते हैं, अभी सिर्फ पढ़ ले रहे हैं इसको। 3 पक्षकार होते हैं, ठीक है ना। 3 पक्षकार कौन होते हैं, आप इसको समझ पाओ तो समझ लेना, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इस संविदा में 3 मुख्य पक्ष होते हैं। मूल श्रेणी, वह व्यक्ति जिसने मूल रूप से कोई ऋण लिया है या कोई वचन दिया है। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। ए, बी और सी। मान लीजिए कि बी जो है बेरोजगार है, ठीक है ना। क्या है, बेरोजगार है। अब वो बेरोजगार है तो वो तो खाली घूमते हुए घूमता रहता है। तो वो क्या कहता है कि ए से कि भाई मुझे कोई काम दिला दे। ए से बोलता है बी कि मुझे कोई काम दिला दे। अब ए उसका अच्छा दोस्त है, भाईचारा चलता है, तो वो ज़रूर उसको काम दिलाएगा। तो ये क्या करता है कि जाता है
सी के पास, जो कि एक किराना दुकान थी। तो वो बोलता है भाई तू बी को काम पे रख ले, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, यदि ये कोई कुछ गलत काम करेगा तो मैं उसकी भरपाई करूँगा, या तेरा नुकसान होगा तो मैं उसकी भरपाई करूँगा, ठीक है ना। तो ए क्या हो गया, गारंटर, ठीक है ना। बी क्या हो गया, लेनदार, और सी क्या हो गया, मूल श्रेणी, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसे ही कहते हैं प्रतिभूति की संविदा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उपनिधान। उपनिधान, ठीक है ना, उपनिधान को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्या है हमारा क्वेश्चन। उपनिधान एक अनुबंध है जिसमें एक व्यक्ति उपनिधिता किसी वस्तु का कब्जा दूसरे व्यक्ति को देता है, उपनिहिता को किसी विशेष उद्देश्य के लिए सौंपता है, इस शर्त पर कि उद्देश्य पूरा होने पर वस्तु वापस कर दी जाएगी या उपनिधिता के निर्देशों के अनुसार लौटा दी जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक रास्ता है, ठीक है ना, ये एक रास्ता है और आप घर से कार लेके रास्ते से जा रहे हो, ठीक है ना, आप घर से कार लेके रास्ते से जा रहे हो। तो अब क्या होती है, आपकी रास्ते में कार ख़राब हो जाती है। अब कार ख़राब हो गई तो इसको बनवाने के लिए हमें दुकान जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी कार को दुकान वाले को सौंपना पड़ेगा कि भाई ये मेरी कार ले, जब ये बन जाए तो तू मेरे घर में आके छोड़ जाना। उसको सौंपना पड़ेगा आपको, तभी वो कार बना के देगा, ऐसे तो बना नहीं देगा वो, ठीक है। इसी को कहते हैं उपनिधान, कि वस्तु का आपको कब्जा देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। उपनिधान किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व एवं प्रकार बताइए। उपनिधान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, उपनिधान किसे कहते हैं। अरे भाई वही तो है उपनिधान, जो अभी मैं आपको बताया था कि उपनिधान क्या है, यही तो है उपनिधान, के किसी वस्तु, जो अपनी वस्तु, उसका माल सौंपना किसी के हाथ, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंपना, उसे ही कहते हैं उपनिधान। उसको कब्जा दोगे तभी तो उपनिधान कहलाएगा ना। चलिए उपनिधान के अब हम आवश्यक तत्व देख लेते हैं क्या है। वस्तु का परिधान। उपनिधान में वस्तु का कब्जा उपनिधिता द्वारा उपनिहिती को सौंपा जाता है। यह भौतिक कब्जा स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं है। विशेष उद्देश्य। वस्तु का सौंपना किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए होना चाहिए, यानी जो वस्तु को सौंपोगे तो वो उसका उद्देश्य कोई ऐसा होना चाहिए कि नहीं, इसका कोई मुख्य उद्देश्य है कि नहीं अब ये ज़रूरी है, कराना ही है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी कार की मरम्मत कराना, भाई कार की मरम्मत कराना ज़रूरी है, अगर कार की मरम्मत नहीं होगी तो आप अपने ऑफिस कैसे जाओगे, ठीक है ना। वस्त्र को सिलवाना, भाई आपका कोट फट गया है, अगर आप कोट नहीं सिलवाओगे तो ऑफिस कहाँ से जाओगे, कॉलेज कहाँ से जाओगे, हाँ, लॉ स्टूडेंट हो, हाई कोर्ट कहाँ से जाओगे, इसलिए कोट सिलवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तीसरा है अपना वापसी का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट टू रिटर्न। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाए तो वस्तु को या तो मूल उपनिधिता को लौटा दिया जाना चाहिए या उसके निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। देखो, जब वस्तु का कार्य हो जाए, या तो भाई जिसने दी है आप उसके मालिक को लौटा दीजिए, या तो उसने जैसा कहा है आप उसके अनुसार उसका काम कीजिए, ठीक है ना। यह एक वादा होता है कि वस्तु अर्थात वापस कर दी जाएगी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अभिकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीके हैं, यानी कि अभिकरण अर्जित करने के क्या तरीके हैं। अब अभिकरण क्या है, चलिए देखते हैं, समझते हैं अभिकरण है क्या, आज इसका पर्दाफाश करते हैं। अभिकरण स्थापित करने के तरीके। मालिक द्वारा अभिकर्ता को अधिकार सौंपना और अभिकर्ता को कुछ कार्यों का व्यवहार करने के लिए प्रदधिकृत करना है, जैसे कि तीसरा व्यक्ति के साथ एक संविदा करना। इसके लिए मालिक और अभिकर्ता दोनों के पास क्षमता जैसे व्यस्क और व्यवस्था मान्य होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभिकर्ता की क्षमता मालिक के समान नहीं होती है।
अभिकरण की संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल धन या किसी प्रकार का लाभ आवश्यक नहीं है। चलिए अभिकरण का एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं कि है क्या डेफिनेशन, ठीक है ना, कि अभिकरण है क्या। ए है, बी है और सी है। ए कौन है? मालिक। बी कौन है? कार्यकर्ता। और सी कौन है? बी के द्वारा नियुक्त किया गया, ठीक है ना। अब ए को किसी विशेष कार्य से अपनी कंपनी जाना होता है बाहर। भाई दो कंपनी चला रहा तो उसे दूसरी कंपनी में कोई काम प्रोजेक्ट अच्छा आ गया तो वो उसको देखने के लिए जाता है, ठीक है ना। तो अब कंपनी को चलाने के लिए तो कोई चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि भाई कंपनी को चलाएगा कोई तभी तो कुछ हो पाएगा ना। अब कंपनी को चलाने के लिए कोई नहीं होगा तो उसकी कंपनी तो बंद पड़ी रहेगी, ठीक है ना। तो वो कंपनी को चलाने के लिए क्या करता है? एक अभिकर्ता नियुक्त करता है। अब वो अभिकर्ता कौन है? जल्दी बताओ। वो अभिकर्ता बी है। अब बी कंपनी चला रहा है, अब मालिक नहीं है, मालिक ने उसको पूर्ण अधिकार दिए कि तुम कैसे भी करके मेरी कंपनी संभालो। अब बी को सी की आवश्यकता पड़ती है किसी कार्य के लिए तो वो सी को नियुक्त कर सकता है। इसे ही कहते हैं अभिकरण स्थापित करने के तरीके। यानी कि अभिकरण स्थापित या तो मालिक स्वयं कर सकता है या मालिक के व्यवहार से पता चलता है कि अभिकरण कैसे स्थापित हुआ है। अभिकरण स्थापित करने के तरीके: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्राधिकार द्वारा। प्रत्यक्ष अधिकार: मालिक सीधे तौर पर अभिकर्ता को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत करता है। अप्रत्यक्ष किसी तीसरे व्यक्ति से प्राप्त प्राधिकार के आधार पर अभिकरण स्थापित करता है। वही है जो मैंने बताया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 के अनुसार यह अधिनियम मालिक और अभिकर्ता के बीच के संबंधों को परिभाषित करता है। मालिक की योग्यता: मालिक को संविदा करने में सक्षम होना चाहिए, यानी वयस्क या ईश्वरचित्त और कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो। समझ में आ ही गया होगा, कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो, वो पागल आगल ना हो, ठीक है ना, वही है। अभिकरण की योग्यता यानी कि अभिकर्ता की योग्यता, अभिकर्ता की योग्यता। अभिकरण संविदा के लिए अभिकर्ता की क्षमता का महत्व कम होता है, लेकिन वे मालिक के प्रति जवाबदेह होने के लिए व्यस्त और स्वस्थ मन के होने चाहिए। व्यस्त और स्वस्थ मन के होने चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बन सकता है भाई। धारा 185 के अनुसार अभिकरण के गठन के लिए प्रतिफल जैसे पैसे या लाभ की आवश्यकता नहीं हो सकती है। अभिकरण पैसे या लाभ की आवश्यकता के लिए नहीं होता है, ठीक है ना, समझ लीजिए इसका। अब देखते हैं हम इसका उदाहरण। एक व्यक्ति मालिक किसी दूसरे व्यक्ति अभिकर्ता को अपनी ओर से किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोई व्यापारिक सौदे या लेन देन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यानी एक व्यक्ति मालिक किसी दूसरे व्यक्ति अभिकर्ता को अपनी ओर से किसी तीसरे व्यक्ति के साथ कोई व्यापारिक सौदा या लेन देन करने के लिए प्राधिकारित कर सकता है, यानी कि कोई तीसरे व्यक्ति से वो सौदा लेने के लिए बोल सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, विक्रय का करार कब विक्रय बन जाता है। अब मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आगे देखते हैं कि विक्रय का करार कब विक्रय बन जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए ए है और बी है, यहाँ पे सी का करैक्टर ख़त्म है। अब ए क्या है? विक्रय, ठीक है ना। और सी क्या है? बी क्या है? क्रेता। क्या है वो? क्रेता। बी क्या है? क्रेता। तो ए जब बी को अपनी वस्तु बेचता है, ठीक है ना भाई, वो तो क्रेता है तो खरीद लिया। क्या करता है? ए जब अपनी वस्तु को बी को बेचता है तो बी क्या बन जाता है? विक्रय। यानी कि अब वो विक्रय बन चुका है, क्योंकि अब वह वस्तु उसके पास है।
और अब वह भी विक्रय बन चुका है, क्योंकि अब वह तीसरे व्यक्ति को बेच सकता है, वह विक्रय है। ठीक है ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। विक्रय का करार विक्रय बिक्री बन जाता है जब उसमें माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। बताया था जो कि जब विक्रय का माल क्रेता के हाथ में चला जाता है तो वो भी विक्रय बन जाता है। यानी जब वस्तु का कब्जा और कानूनी हक क्रेता को मिल जाता है, यानी कि जब वस्तु का कब्जा मिल जाता है, भाई उसने खरीद ली तो वस्तु का कब्जा तो क्रेता के हाथ में मिल गया ना, अब कानूनी हक भी उसी के पास रहेंगे। एक अवैध या बेनामी विक्रय सेल की संविदा के आवश्यक तत्व हैं। पक्षों की स्पष्ट पहचान, विक्रेता और क्रेता बीच पक्षों की स्पष्ट पहचान, विक्रेता और क्रेता बेची जाने वाली वस्तु का स्पष्ट विवरण और मूल्य के साथ भुगतान की शर्तें। विक्रय कब विक्रय बन जाता है? बताया तो था भी कि विक्रय कब विक्रय बन जाता है। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको फिर भी एक बार पढ़ के सुना दे रहा, समझ तो आप वैसे ही गया हो। माल के विक्रय की संविदा एक ऐसा समझौता है जहां विक्रेता माल के स्वामित्व को क्रेता के कीमत पर आंतरिक हस्तांतरित करता है या करने का करार करता है। स्वामित्व का हस्तांतरण। जब तक माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को नहीं चला जाता है तब तक यह एक विक्रय करार होता है। जब यह स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है तो वह विक्रय बन जाता है। वही है, जब विक्रय क्रेता के हाथ में चला जाएगा, माल विक्रेता क्रेता के हाथ में चला जाएगा तो वह भी विक्रय बन जाएगा। बात ख़त्म है यहीं पे। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में।